और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा-सा लीक से हट के कुछ बोलना चाहूँगा। जी। ये सेक्स स्कैंडल जो है, राजनीति का एक पार्ट रहे हैं, हमेशा से। कभी खुले, कभी नहीं खुले और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे स्कैंडलों से। एक लेख मेरी आँखों के सामने आया कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है और यानी कुछ समर्थन वाली बात और वो जिसने आरोप लगाया वो कोई पत्रकार ही नहीं है, बड़े छोटे लेवल के पत्रकार है इत्यादि बातें करके चीज़ों को हल्का करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, किसी के भी बाथरूम में झाँकना नहीं चाहिए व्यक्ति को। 2 वयस्क व्यक्ति आपस में अगर संपर्क रखते हैं, तो वो उन दोनों की मर्ज़ी है। यहाँ तक बात सही है और किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहिए, यहाँ तक भी बात सही है। लेकिन बात कहाँ जाकर सही नहीं रह जाती, आज किसी मोहल्ले का एक पार्षद अगर बुरी नज़र रखता है अपने ही वोटरों के ऊपर या उनके परिवारों के ऊपर और ना सिर्फ नज़र रखता है, उसको एग्ज़ीक्यूट भी करता है वो, तो ज़ाहिर है कि वो उस पार्षद को ज़्यादा दिन तक कुर्सी में बिठा के रखना भी उस इलाके के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत है, राजनीतिक ताकत है, उसके पास प्रशासनिक ताकत है। तो ये जो दूसरा पार्ट है, इससे इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ों में अगर नाम आता है, तो निश्चित तौर पे उसमें इन्वेस्टिगेशन हो, चीज़ें साफ हो, लांछन लगना नहीं चाहिए, लेकिन लांछन लग किस पे रहा है और सबसे बड़ी बात है जो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस पे इस तरह की उँगलियाँ ना उठे। एक ज़िम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर जिसके जिसके मतलब जिसके ऊपर नज़र है देश की, जनता की, साधारण लोगों की, उस व्यक्ति को एक कोई भी हो एक्स, वाई, ज़ेड एक मिनिमम शुद्धि का क्राइटेरिया उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं है कि अरे नहीं ये पर्सनल बात है, पर्सनल बात तो है ही, इसमें कोई राय नहीं दो राय नहीं है, कानूनी भी कोई बात नहीं बनती। लेकिन एक नैतिकता नाम की चीज़ होती है, जो कि एक अच्छे पद पे हुए बैठे हुए व्यक्ति को उस नैतिकता का पालन करना चाहिए। राजा जैसा होता है, जनता वैसी बन जाती है। तो अभी आपने कुछ ज्योतिषाचार्यों के नाम ये वो जो आपने कहे, पिछले हफ्ते ही मैंने ये बात भी कही थी कि कोई एक नासिक के अशोक खरात साहब है, उसके उसके स्कैंडल खुल के सामने आ गए। और मैंने ये कहा था कि जो ज्योतिषी हैं, जो दूसरों को कर्मों के फल बतलाते हैं, वो खुद ऐसे कर्म कैसे करते हैं? तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ज्योतिषी नहीं है, मैं समझता हूँ जो सही तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मैं ये समझता हूँ जो शास्त्रों को सही तरीके से समझ लेता है, जिसको ज्ञान वाक़ई में प्राप्त करना कहते हैं, वो फिर ऐसे कर्म नहीं कर सकता। इससे ये साबित होता है कि आज बहती हुई गंगा में कैप्सूल कोर्स किए हुए 15 दिन के अंदर ज्योतिषाचार्य बने, 3 घंटे में ज्योतिषाचार्य बने, 3 दिन में ज्योतिषाचार्य बने टाइप के जो कैप्सूल कोर्स कर के जो मैदान में उतर गए सोशल मीडिया का उपयोग करके और एडवर्टाइज का उपयोग करके अपना नाम फैला लिया और तरह-तरह के तिकड़मे जुगाड़ करके लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। एक एक सिर्फ़ एक लाइन की एक कहानी बताता हूँ, बिल्कुल छोटी-सी है। एक 15-20 साल पहले की बात है, मेरे एक मित्र थे जो तंत्र का काम करते थे, तांत्रिक थे, ज्योतिषी भी थे, तांत्रिक भी थे। तो बहुत व्यक्तिगत बातचीत होती थी उनसे, तो मैंने कहा तुम यार ये पानी-वानी क्या देते हो? बंगाल में चलता है जलपोड़ा बोलते हैं इसको, यानी जल को पढ़ के देना, तेल को पढ़ के देना, कुछ पढ़ते हैं मंत्र-वंत्र, तो उसको जलपोड़ा बोलते हैं बंगला में। तो वो पानी देता था वो और लोग ठीक होते थे। मैंने कहा ये मतलब तुम क्या करते हो? मेरी समझ से बाहर है। तो बोला ऐसा है कि होम्योपैथी डॉक्टर मेरे साथ सेट है। होम्योपैथी दवाइयाँ मुझे भी मालूम है कौन-कौन से किस-किस काम आती हैं। तो मेरे पास जब मेरे क्लाइंट आते हैं दिखाने के लिए, एक तांत्रिक के तौर पे मेरे पास जब आते हैं, मैं एक ज्योतिषी हूँ मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे उनका रोग पूछ लेता हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज़ की शिकायत है, किसी को सीने में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम है। तो वो सुन के उसको सब नोट कर लेता था और फिर वो होम्योपैथी दवाई मिक्स करके वो पानी बोतल में तैयार रखता था ऐसे बना के। और मंदिर के पास रख देता था। जब भी कोई क्लाइंट आता था, वहां से वो बोतल उठा के उसका नाम लिखा हुआ होता था कि ये मैंने मंत्र पढ़ दिया है, इसको इसका शुद्धिकरण किया है, यज्ञ किया है, जो भी बोलते हैं जिस तरीके से, वो पानी उठा के उसको दे देता था। तो वो पानी पीते थे और ठीक होम्योपैथी की तर्ज पे ही वो बताया हुआ था कि तुमको दिन में 1 ढक्कन पीना है 3 बार। सारा दिन में 1 बार करके 1 ढक्कन या 2 ढक्कन जो भी पीना है, रोग के ऊपर निर्भर करता था। तो क्या हुआ लोग ठीक हो जाते थे। उनको लगता था कि इस पानी की शक्ति ने ठीक कर दिया।
वही बात यहाँ ओशनो जल ये जो उभर के आया है कि अशोक साहब ओशनो जल दिया करते थे, उसमें यौनवर्धक दवाइयां मिला के और पता नहीं क्या क्या करके, और उसको पीने के बाद लोग अपने आप को शक्तिवर्धक समझते थे। तो ये भी एक वैसा ही खेल हुआ। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि कॉमन पीपल का दिमाग कहाँ है। मैं उन पे ज्यादा दोष नहीं देता, मैं दोष यहां देता हूं कॉमन पीपल के ऊपर कि इनका दिमाग कहाँ रखा हुआ है। ऐसे चमत्कार होते अगर तो फिर तो अस्पताल बंद कर देने चाहिए, साइंस को बिल्कुल उठा के फेंक देना चाहिए। ज्योतिष एक ईश्वर से जुड़ी हुई चीज, एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज है, जो आपको आने वाले भविष्य का अच्छा बुरा एक इंडिकेशन देती है। आप ज्योतिषाचार्यों से अगर ये डिमांड करने लगेंगे कि हमें उपाय करके बचा लीजिए, तो ज्योतिषाचार्य उस चीज का फायदा उठाएगा। वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जिससे कि आपको उपाय के नाम पे आपसे पैसा भी ले लिया जाए, और लाखों रुपए लेते हैं। इमली के बीज 9 लाख रुपए में बिके, भाई सुन के हैरान हो रहा हूं। मैंने 9 लाख में मधु बिक रहा है। तो ये वही खेल है, होम्योपैथी और पानी का मिला हुआ खेल, दवाइयों के साथ मिला हुआ खेल, जो लोग पेश करते हैं और फिर अपने आप को चमत्कारी पुरुष घोषित कर देते हैं। वो भी काफी उसका नाम फैल गया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं, भाग भूग गया होगा, क्योंकि ऐसी चीजें ज्यादा दिन चलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो भी इसी लाइन का था, इसी तरीके का था, उसके भी संबंध थे बहुतों के साथ। प्रभावित हो जाते थे ना, पैर चूमने लगते थे, पैरों में लेट जाते थे। और वो जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो ऐसा था दिखने में कि अमिताभ बच्चन को हटा के उसको बैठा दीजिए केबीसी में, या ओशो को हटा के ओशो की चेयर पे उसको बैठा दीजिए। मतलब पर्सनैलिटी ऐसी थी, उसका भी फायदा उठा रहा था, लंबे लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, और 6 फुट 2 इंच की हाइट थी उसकी, लोग प्रभावित हो जाते थे। तो ये गंदगी मची हुई है ज्योतिष के तौर पे। और जो पहली बात आपने कही कि सेक्स स्कैंडल जो सामने आ रहे हैं, ये आते रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन यहाँ एक नैतिकता की एक बारीक सी दीवार होना बहुत जरूरी है कि जो जिस पद पे बैठा हुआ है, वो उस पद की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करे। सर, मेरा कहने का मतलब ये होता है ना कि अगर राजा ही चरित्रहीन हो जाए तो प्रजा क्या करेगी साहब। मैं वही तो कह रहा हूं, ऊपर वाला अगर वैसा करता है तो प्रजा को तो और छूट मिल जाती है ना। तो प्रजा के रूप में वो आ गए ना, नासिक वाले बाबा। इनको लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये तो चलन चल पड़ा है। ये कोई एक थोड़ी इसमें है। एक और केस आया है, मैं शिव तुम पार्वती हो। एक केस और आया है कि मैं शिव हूं तुम पार्वती हो। योनि पूजन चल रहा है। योनि पूजन क्या होता है? वो भी स्त्रियों को खड़ा करके। मैं बोलना नहीं इसमें चाहता। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, कोई जरा सी भी चीज होती है महामानव के खिलाफ तो 50 एफआईआर पूरी हिंदुस्तान के अंदर दर्ज कर दी जाती है कि आपने ये किया 50 एफआईआर हो जाती है। इस केस में कहीं से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के अंदर से कोई आदमी चू नहीं कर रहा है और कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। कोई ये भी नहीं कह रहा कि हमारे महामानव का चरित्र हनन हो रहा है। ये क्या राजनीति है? ये सितारे क्या बता रहे हैं? बीजेपी के चार्ट के हिसाब से, आरएसएस के चार्ट के हिसाब से क्या बता रहे हैं सर? इसके हिसाब से बताइए। सर, एफआईआर हो गई है मधु किशोर के खिलाफ, आज सुबह की न्यूज है। वो कोई इक्का दुक्का ऐसी हुई है, लेकिन अभी तक तो हाँ तूफान आ जाना चाहिए था हाँ, मतलब बीजेपी बड़े के अंदर। लेवल पे नहीं। जी, तूफान आ जाना चाहिए था अब तक तो। वो तूफान देखिए कहाँ है सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस वक्त, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि अंतरदशा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा हिल नहीं रही है, क्योंकि संगठन को इस तरीके से खड़ा किया है। जैसे कि मैं ये चीज देख चुका हूं, एक उसको क्या कहते हैं, जो भी ये शब्द नहीं आ रहा मेरे को। तो रेजिमेंटेड संगठन जो है, 34 साल तक बंगाल में हमने देखा है। रेजिमेंटेड पार्टी का जो कड़ियां होती है, इतनी मजबूती से जमी हुई होती हैं कि पार्टी के तौर पे उनको असर नहीं पड़ता। वो सब कुछ पकड़ में है उनके। सीपीएम ने ये किया यहां पर 2011 तक, लेकिन व्यक्तिगत छवि की वजह से लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी यहां से विदा हुई और आज शून्य पे बैठी हुई है। और यहां भी वही हाल है। देखिए, ये बात तो बोलने की अपेक्षा नहीं रखती, मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंगल की महादशा उनके लिए पतनकारी महादशा है। और वो जो दिख रही है, जो बातें 2022 के पहले नहीं होती थी, वो सारी बातें हो रही हैं। अब कोई बिल्कुल ही आंखों में पट्टी बांध के कहे कि नहीं, उनका समय तो बड़ा अच्छा है, विश्व में हर रोज उनके नाम पे पर्चा आता है कि वो सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है,
और सही में हर महीने एक रिपोर्ट आ जाती है कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध नेता मोदी जी बने। कौन रिपोर्ट बना रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन दशा अंतरदशा की जो स्थिति है उनकी अच्छी नहीं है। और यहां मैं बता दूं दोबारा फिर से कि मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक का समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके जीवन का सबसे कठिन समय आ रहा है। अगले 6 महीने उनके लिए बहुत कठिन है। मई 2026 के बाद उनकी केतु की अंतर्दशा जो है वो उनपे बहुत भारी पड़ेगी। एक तो मंगल की महादशा चल रही है, उसमें केतु की अंतर्दशा आएगी। केतु जो ब्लाइंड प्लैनेट होता है, केतु दिशाहीन बना देता है इंसान को। जब भी केतु की महादशा चल रही होती है, किसी ग्रह, कोई ग्रह केतु के नक्षत्र में हो, उसकी महादशा चल जाए या अंतर्दशा आ जाए, तो जातक दिशाहीन हो जाता है। उसको दिशा नहीं सूझती कि चलना किधर है। वो दाएं जाना होता है तो बाएं चला जाता है। ये स्थिति होती है उसके साथ।